नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस पर्टिकुलर वीडियो में स्वागत है। और ये वीडियो डायमेंशनल एनालिसिस का पार्ट 2 होने वाली है। इससे पहले मैंने डायमेंशनल एनालिसिस का पार्ट 1 बना दिया है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। और ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि ये पार्ट 2 है और पार्ट 2 में ऐसी ऐसी डायमेंशंस मैं आपको बताने वाला हूं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वे कहीं ना कहीं एग्जाम में, नीट जैसे एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, तो आपको इन सारी डायमेंशंस की ट्रिक्स और अच्छे से याद होना जरूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखेंगे। और आपने अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो अंत तक देखिए ताकि आपको अच्छे से हर एक चीज समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने यहां तक तो आपको बेसिक डायमेंशंस बता दी थी और कुछ ट्रिक्स के माध्यम से भी मैंने इंपॉर्टेंट डायमेंशंस आपको बता दी थी और कुछ ऐसी डायमेंशंस थी जो डायमेंशन लेस थी। ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दी थी, कुछ ट्रिक्स वगैरह भी बता दी थी। तो चलिए अब हम वीडियो के एक्चुअल सेकंड पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले ट्रिक आती है SIPE। बिल्कुल सेम टू सेम आपको ऐसे ही याद करनी है। यहाँ पे E जो है स्मॉल रहेगा, बाकी यहाँ पे कैपिटल। ठीक है, ऐसे ही याद करनी। तो सबसे पहले हमारे पास आती है S4 सोलर कांस्टेंट, I फॉर इंटेंसिटी, P फॉर पॉइंटर वेक्टर और E फॉर इमिसिव पावर या इमिसिविटी भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो हम एक का निकाल लेते हैं, बाकी की डायमेंशंस हमें पता चल जाएंगी और आपको एज इट इज ही याद रखनी है। ठीक है, आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आपको पूछेगा तो आपको केवल ट्रिक के माध्यम से आपको एक की याद रखना, बाकी आप पता कर पा ले जाएंगे कि कौन सी की क्या डायमेंशन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालते हैं सोलर कांस्टेंट। देखो सोलर कांस्टेंट होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, सोलर कांस्टेंट बराबर होता है एनर्जी ऑफ सन received by अर्थ पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। इतनी बात आपको समझ में आई? चलिए ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो एनर्जी का आपको पता है कि फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है क्या होता है, ml स्क्वायर टी की पावर -2, टाइम का t और एरिया का हो जाएगा l स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आई? अब देखो जो टर्म कट रहा है उसको काट दो और बाकी लिख दो। तो एल स्क्वायर से यहाँ पे एल स्क्वायर खत्म हो जाएगा और यहाँ पे डायमेंशन निकल के आ जाएगी mt की पावर -3। ठीक है, ये इसकी डायमेंशन निकल के आ गई। तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि इसकी जो डायमेंशन बनेगी वो बन जाएगी, ठीक है, वो डायमेंशन बन जाएगी mt की पावर -3। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि इनको आपको एज इट इज ही याद रखना है। ठीक है, केवल आपको एक की याद रखनी, बाकी की सेम ही रहेगी। ठीक है, तो चलिए हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया, आगे बढ़ते हैं अगली ट्रिक की ओर। देखो ये वाले जो डायमेंशन है बहुत आसान है। ठीक है, आपको एक की याद रखनी है, बाकी आपको बिल्कुल की बिल्कुल ऐसे ही याद हो जाएंगी। देखो थ्रस्ट आप जानते हैं एक तरह का फोर्स है, फोर्स तो फोर्स ही है। वेट, टेंशन, एनर्जी ग्रेडियंट, इनकी सभी की डायमेंशन सेम होने वाली है। वो कैसे होगी देखो हम निकाल लेते हैं। हम एक की निकाल लेंगे, किसकी? फोर्स की। फोर्स बराबर हमें पता है कि क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो इनकी डायमेंशन निकालते हैं तो कैसे आएगी। हमें पता है मास की डायमेंशन क्या होती है m और एक्सेलरेशन की होती है lt की पावर -2। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाता है m
एल टी की पावर -2। और ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है? ये डायमेंशनल फॉर्मूला है फोर्स, थ्रस्ट, वेट, टेंशन, एनर्जी ग्रेडियंट। ठीक है, आपको यहां तक इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टर्म मिलता है एक्सेलरेशन मिलता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलता है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मिलता है। और इन सभी की भी डायमेंशन सेम होगी और सेम इस टर्म में होगी। देखो हम एक की निकाल लेंगे, बाकी की हमें पता चल जाएगी। और आपको बिल्कुल ऐसे ही ट्रिक के साथ याद रखना है कि एक्सेलरेशन की हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी सेम होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की भी सेम होगी। ठीक है, और वो एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन है उसके बराबर होगी। तो लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? एक्सेलरेशन बराबर होता है डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। और हमें पता है कि जो वेलोसिटी की डायमेंशन होगी वो एल टी की पावर -1 होगी और टाइम की टी हो जाएगी। तो यहां पे डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाता है एल टी की पावर -2। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो अगला टर्म मिलता है हमें लेटेंट हीट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, लेटेंट हीट और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की भी सेम ही रहेगी। पहले मैं यहां पे डायमेंशन लिख देता हूं क्या होने वाली है। ठीक है, देखो इनकी जो डायमेंशन होगी एल स्क्वायर टी की पावर -2 होगी। अब देखो होगी कैसे। अब हमें पता है कि लेटेंट हीट बराबर क्या होता है, वो हम यहां पे लिख लेते हैं। देखो लेटेंट हीट बराबर होता है, अब हमें इसको निकालना है ना, लेटेंट हीट को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमें पता है कि Q बराबर होता है m इंटू एल। ठीक है, अब यहां पे देखो ये L जो है ये लेटेंट हीट है। ठीक है, अगर हम लेटेंट हीट बराबर लिखें तो आ जाएगा Q बाई एम। अब यहां पे Q क्या है? Q है एनर्जी और ये है एनर्जी और m है मास। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब यहां पे L बराबर लिख लो डायमेंशन इसकी यानी कि लेटेंट हीट की। ठीक है, तो लेटेंट हीट यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, इसकी डायमेंशन हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 अपॉन एम। ठीक है, अब यहां पे देखो m से यहां पे m को काट दो तो डायमेंशन कुछ इस तरह से निकल के आएगी एल स्क्वायर टी की पावर -2। इतनी बात आपको समझ में आई? आई होप मैंने इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये कुछ एल स्क्वायर टी की पावर -2 इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला इसका बन जाता है लेटेंट हीट और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक खास इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है जो कि एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, वो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यानी कि आर। ठीक है, और इन सभी की डायमेंशन भी सेम होने वाली है। थर्मल कैपेसिटी की, बोल्टमान कांस्टेंट की भी, ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है बोल्टमान कांस्टेंट, और इंट्रोपी भी। ठीक है, तो चलिए हम एक की निकाल लेते हैं। यानी कि हमें पता है कि दो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एन, अरे दोबारा लिख लेता हूं, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अब देखो यहां पे एन क्या है? नंबर ऑफ मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल है, तो ये तो यहां पे कांस्टेंट हो गया। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। ठीक, अगर हम आर बराबर निकालें तो आर बराबर क्या निकलेगा? आर बराबर निकलेगा पीवी अपॉन टी। ठीक है, अब पी क्या है यहाँ पे? प्रेशर। वी क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम। टी क्या है यहाँ पे? टेम्परेचर। अब इनकी डायमेंशन आपको डायरेक्टली यहाँ पे रख देनी है, तो कैसे रखेंगे आइए देखते हैं।
प्रेशर की जो डायमेंशन होती है वो होती है एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है जी। अब देखो, वॉल्यूम की डायमेंशन हो जाएगी एल स्क्वायर क्यूब, सॉरी एल क्यूब, और टेम्परेचर की थीटा। अब यहां पे कैलकुलेट करके लिख दो। अब देखो, इस एल की पावर -1 से यहां पे एक, यहां पे इसकी पावर एल की पावर माइनस कम हो जाएगी 1। ठीक है, कैसे होगी देखो, इसकी जो डायमेंशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, ये इसकी डायमेंशन बन जाएगी। ठीक है जी, आपको इतनी बात पता चल गई होगी और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब देखो, ये एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 थीटा की पावर -1, ये जो डायमेंशन होगी ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की तो होगी ही, उसके साथ साथ थर्मल कैपेसिटी की भी, बोल्टमान कांस्टेंट की भी, और एंट्रोपी की भी होगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है स्पेसिफिक हीट। ठीक है, स्पेसिफिक हीट में क्या है, केवल अब देखो यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जो डायमेंशनल फॉर्मूला था वो यहाँ पे एल एम यहाँ पे एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे एम जो है यहाँ पे हटा दिया गया है बस स्पेसिफिक हीट में। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, केवल आपको एम यहाँ से रिप्लेस कर देना है, यानी कि हटा देना है बिल्कुल। तो यहाँ पे इतना जो टर्म है वो स्पेसिफिक हीट का बन जाएगा। अब देखो, क्या हमें पता है कि Q यानी कि एनर्जी है, यहाँ पे M मास है, C यहाँ पे रिप्रेजेंट किया स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट को, और डेल्टा थीटा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर। ठीक है, तो अब हम इसे, इस C को C बराबर लिखते हैं तो हमें मिल जाता है Q अपॉन M डेल्टा थीटा। ठीक है, अब देखो, Q यानी कि एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 अपॉन मास की m, और थीटा एज इट इज रहेगा। तो इसकी डायमेंशन कुछ इस तरह से निकल के आते हैं, एल स्क्वायर टी की पावर -2 थीटा की पावर -1। अब देखो, सिंपली यहां से m से m काट दो, तो अब इस थीटा को ऊपर ले जाओगे तो एल स्क्वायर टी की पावर -2 थीटा की पावर -1 यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ ये डायमेंशंस हैं, आपको एज इट इज ही याद रखनी है। देखो, 1/2 mv² ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ये है पोटेंशियल एनर्जी mgh। ठीक है, ये कैपेसिटेंस के केस में 1/2 cv² एनर्जी है। ठीक है, और ये सारी भी जो टर्म आपको नीचे लिखे हुए हैं ये कहीं ना कहीं एनर्जी के ही फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये आप रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में पढ़ते हो। ठीक है, ठीक है जी, तो इनकी डायमेंशन होने वाली है सेम। अब देखो, हम एक की निकाल लेते हैं। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। अब यहाँ पे 1/2 को हम हटा देंगे, क्यों, क्योंकि डायमेंशन लेस है और इसका हमें कोई मतलब भी नहीं है, तो हम ले लेते हैं टर्म mv²। अब इसकी डायमेंशन लिखो, मास का हो जाएगा m, और वेलोसिटी का हो जाएगा एल टी की पावर -1 का होल स्क्वायर। कुछ इस तरह से सिंपली में आप ऐसे लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से इसकी डायमेंशन बन जाती है ml² टी की पावर -2। ठीक है, ये इसकी डायमेंशन बन जाती है। ठीक है, इतनी बात आपको पता चल गई होगी, और ये ही डायमेंशन सभी यही डायमेंशन इसकी है। ठीक है, इनकी सभी की डायमेंशन क्या हो जाएगी,
ml² टी की पावर -2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है पावर। पावर की भी कई बार पूछ लेता है एग्जामिनेशन में, ठीक है, बोर्ड लेवल में भी पूछ लेता है। तो पावर बराबर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखो और भी लिख सकते हैं, पावर बराबर होता है एफ डॉट बी, यानी फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, दोनों ही तरीके से हम पावर की डायमेंशन निकाल लेते हैं। अब देखो ये v²/r कहां से आया। अब देखो यहाँ पे पावर हमें पता है कि यहाँ पे देखो ये जो फॉर्मूले हैं ये एनर्जी यानी कि वर्क डन के हैं। ठीक है, अब अगर हम इसे टाइम से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे v²/r बचेगा, यहाँ पे bi बचेगा, यहाँ पे bi बचेगा, और यहाँ पे I² इंटू आर बचेगा। ठीक है, देखो यहाँ I²/r, ठीक है, यहाँ पे bi बचेगा, b² बचेगा। इतनी बात आपको समझ में। तो हम एक की निकाल लेते हैं, यानी कि पावर की हम निकाल लेते हैं W/T से। तो हमें पता है कि पावर बराबर W/T। वर्क डन बराबर क्या होता है, एनर्जी। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, ml² टी की पावर -2। ऊपर भी हमने देखा था अभी काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, एनर्जी कैसी भी एनर्जी हो उसकी डायमेंशन हमेशा ml² टी की पावर -2 रहेगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम की जो डायमेंशन रहेगी वो t रहेगी। तो यहाँ पे जो चीज कट रही है उसको काट दो, नहीं कट रही तो इसको ऊपर ले जाके डायमेंशन इसकी लिख दो। तो क्या हो जाएगा, ml² टी की पावर -3। ये इसकी डायमेंशन है, ये याद रखना। ठीक है जी, ठीक है। अगली जो क्वांटिटी है वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। अब देखो कुछ टर्म हमें इधर से उधर करने होंगे, वो हम कर लेते हैं। हमें g बराबर लिखना है F/r² अपॉन m²। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब देखो F की डायमेंशन क्या होती है, यानी फोर्स की, ml टी की पावर -2। r यानी डिस्टेंस, तो l² हो जाएगा। ठीक है, मास यानी कि m² ही रहेगा। अब देखो मास, एक मास से यहाँ पे एक m यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में है। तो यहाँ पे एक m बचेगा। तो यहां से कुछ इस तरह से लिख लो, m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। ये इसकी डायमेंशन आ जाती है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी और आपको ऐसे ही याद रखनी है। ठीक है, m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली वाली जो क्वांटिटी है वो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको यहां पे नीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या है, नेटा। ठीक है, नीटा बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसकी जो डायमेंशन निकालेंगे वो किस तरह से निकालेंगे। अब 6 पाई जो है ये कांस्टेंट है, इसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, तो इसको हम अवॉइड कर देते हैं यहां से। और नीटा बराबर आ जाता है F/r/b। F क्या है, फोर्स, r यहाँ पे डिस्टेंस, v यहाँ पे वेलोसिटी। अब यहाँ पे आराम से हम बहुत आराम से यहाँ पे डायमेंशन निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, ml टी की पावर -2, r यानी कि लेंथ, और v यानी कि l टी की पावर -1। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पे एक l से आप एक l यहाँ पे ये काट सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे देखो t की पावर -1 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे एक t की पावर -1 से यहाँ पे एक t की पावर -1 कट जाएगा, तो यहाँ पे एक t की पावर -1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नीटा की जो डायमेंशन आएगी वो आएगी निकल के m l की पावर -1 t की पावर -1। इतनी बात आपको समझ में आई। ये इसकी डायमेंशन बन जाती है।
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें नेक्स्ट क्वांटिटी मिलती है चार्ज। ठीक है, चार्ज बराबर हमें पता है कि Q इज इक्वल टू आई टी होता है, I यानी कि करंट, T यानी कि टाइम। तो इसकी बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो चार्ज की कभी कभी एग्जामिनर Q भी रिप्रेजेंट कर देता है कि चार्ज की जो आपको डायमेंशन लेनी है Q लिखनी है, इन टर्म्स ऑफ Q आपको डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी हो जिसमें कि चार्ज आ रहा हो। ठीक है, और कभी कभी इसकी ज्यादातर केस में ए टी ही यूज करने वाली है, जो कि हम ड्राइव करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो करंट की तो जाएगी ए और टाइम की हो जाएगी टी, तो इसकी ये डायमेंशन ये आ गई। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में। अगली जो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है क्या होता है, एफ वाई क्यू यानी कि फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स बराबर अगर हम लिखें तो डायमेंशन हो जाएगी एम एल टी की पावर -2 अपॉन ए टी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो डायमेंशन इसका फॉर्मूला बन जाएगा एम एल टी की पावर -3 और ए की पावर -1। ठीक है, इसकी देखो एक ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है? ट्रिक बड़ी ही आसान है। ठीक है, ट्रिक है 11 31 निगेटिव, ऐसे ही याद रखनी है। ठीक है, 11 31 निगेटिव। अब देखो निगेटिव मैंने लास्ट में क्यों लगाया, क्योंकि लास्ट वाले जो डिजिट हैं उनके जो उनकी जो पावर है वो निगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे देखो -3 है, यहाँ पे -1 है। ठीक है, यहाँ पे -3 और -1, तो इस तरह से याद रखनी है। अब जिसकी जिसकी पावर फर्स्ट दो टर्म की पावर निगेटिव होगी, इसको उसके सामने माइनस निगेटिव लगा देंगे आने वाले टर्म से। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रिक बन जाती है, यानी 11 31 निगेटिव, यानी कि दो लास्ट के दो दो डिजिट हैं उनमें निगेटिव पावर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगली जो क्वांटिटी हमारे पास आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैसे होगी? ठीक है, डायमेंशन हमें पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होता है डब्ल्यू बाई क्यू, यानी कि वर्क अपॉन क्यू। यहाँ पे क्या था, फोर्स बाई क्यू, यहाँ पे है वर्क डन बाई क्यू। तो देखो एनर्जी, वर्क डन यानी कि एनर्जी, तो उसकी डायमेंशन लिखते हैं तो क्या होता है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। एनर्जी की जो डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 होती है। ठीक है, चार्ज यानी कि ए टी। अब देखो फिर से ये दो टर्म जो है ऊपर ले जाएंगे तो क्या इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, यहां पे लिख लेते हैं एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -1, ये इसकी डायमेंशन बन जाती है। इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें इंपॉर्टेंट टर्म मिलता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि इसको हम एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हमें इस एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालनी है, तो इसको हमें इधर ले जाना पड़ेगा और फोर्स को नीचे लाना पड़ेगा। अब देखो ये वाला टर्म जो है 1/4 पाई, ये तो है कांस्टेंट, इसको हम कर देंगे अवॉइड। तो F बराबर कुछ बन जाएगा क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब हमें डायमेंशन किसकी निकालनी है, इस एप्सिलॉन नॉट की, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन एफ इंटू आर स्क्वायर। तो इन दोनों की डायमेंशन हम लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो क्यू की यानी कि ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में। फोर्स यानी कि कितना होगा एम एल टी की पावर -1 सॉरी 2 इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी डायमेंशन लिख लो। ठीक है, कैसे लिखेंगे, एम की पावर -1। ठीक है, अब एल की पावर -3, टी की पावर 4, ए की पावर 2। तो कुछ इस तरह से ये डायमेंशन बन जाती है। ठीक है, अब इसकी एक देखो ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है, ट्रिक मैं आपको बताता हूं। ट्रिक बड़ी ही आसान है, ट्रिक से आपको जल्दी याद होगा। ठीक है, अब ट्रिक क्या है देखो 13 42,
अब यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव इसलिए क्योंकि दो देखो, यानी कि ये m है और ये l है, यानी कि l, m और l की पावर नेगेटिव में होंगी, तो इसलिए ये यहाँ पे नेगेटिव हमने पहले लगाया। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमें टर्म मिलता है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी आप पता ही है आपको, एनर्जी बाई वॉल्यूम। अब देखो इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 अपॉन वॉल्यूम की एल स्क्वायर, एल क्यूब सॉरी। ठीक है, अब देखो एक एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा और यहां पे बचेगा एल। ठीक है, ठीक है जी। अब यहां पे देखो ये बन जाएगा एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? चलिए, ये हो गई इसकी एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें टर्म मिलता है मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि बी। इसका फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल्स टू क्यू बी बी साइन थीटा। अब साइन थीटा ये डायमेंशनलेस है, इसको आप अवॉइड कर देंगे, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ वाई क्यू बी। ठीक है, एफ वाई क्यू बी। वी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, क्यू क्या है चार्ज, एफ क्या है फोर्स। ठीक है, अब जल्दी से हम यहाँ पे डायमेंशन रख लेते हैं, तो कैसे बन जाएगा ये बन जाएगा एम एल टी की पावर -2 अपॉन ए टी इंटू एल टी की पावर -1। ठीक है जी। अब देखो एक एल से यहाँ पे एक एल यहाँ पे काट लो। ठीक है, अब इस टी से, सॉरी, इस टी से ये टी कट गया। ठीक है, तो बचा क्या, एम टी की पावर -2 ए की पावर -1। तो ये आपको ये ये टर्म बचा और ये है इसका डायमेंशंस। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म मिलता है परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, यानी कि म्यू नोट। अब इसकी जो फॉर्मूला होता है बी बराबर होता है म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इतना टर्म जो है ये साइन थीटा का टर्म ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये साइन थीटा का टर्म और ये 4 पाई ये कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, तो इसको हम अवॉइड कर देंगे, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा बी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, थीटा, तो इसे अगर हम अवॉइड कर दें तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये बनेगा कैसे, म्यू नोट अपॉन म्यू नोट बराबर बी इंटू आर स्क्वायर अपॉन आई डीएल इंटू इंटू नहीं होगा आईडीएल ही होगा। ठीक है, अब देखो इसकी डायमेंशन कैसे लिखा है, अभी हमने बी की डायमेंशन क्या निकाल ली थी, एम टी की पावर -2 ए की पावर -1। वही चीजें लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, एम एम टी की पावर -2 ए की पावर -1 इंटू आर की क्या होगी एल स्क्वायर। ठीक है, आई यानी कि करंट और डीएल यानी कि एक लेंथ है, तो इसकी भी एल बन जाएगी। ठीक है, अब देखो इस एल से एक एल यहाँ पे काट दो तो बचेगा एक एल। ठीक है, अब इसकी जो डायमेंशन बनेगी वो क्या बनेगी, यहां पे देख लेते हैं। ठीक है, म्यू नोट बराबर डायमेंशन इसकी बन जाएगी एम। ठीक है, टी की पावर -2 यहां पे बनेगी एम एल टी की पावर -2 ए की पावर -2। ठीक है, ये इसकी डायमेंशन बन जाती है। और इसकी एक ट्रिक भी है, देखो ट्रिक क्या है, अब इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक है
11 22 नेगेटिव। ठीक है, दोबारा लिख देता हूं। 11 22 नेगेटिव। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, नेगेटिव में आगे पीछे कैसे लगा रहा हूं आपको ये पता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो टर्म है अगला है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है जी, अब इसकी हमें निकालनी है डायमेंशन। कैसे निकालेंगे? यहां पे देखो, बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ए क्या है? एरिया। ठीक है, और कॉस थीटा डायमेंशन लेस है, तो हम यहाँ पे फाइव बराबर बी ए लिख देंगे। ठीक है जी, अब देखो हमने बी की डायमेंशन क्या निकाली थी, ऊपर आप देख लेना। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन हो जाएंगी एम टी की पावर -2 ए की पावर -1 इनटू एरिया। ठीक है, तो इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी, अब देखो यहाँ पे इस ए से ये वाली पावर कट जाएगी इसकी। ठीक है, यहाँ पे -1 है, सॉरी यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 कट जाएगी। ठीक है, ए से ए कट जाएंगे, तो यहाँ पे जो डायमेंशन निकल के आएगी वो आएगी एम टी की पावर -2। इतनी बात आपको समझ में आई? चलिए ठीक है, अगला टर्म देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, अब ये बड़ा ही आसान है। देखो आई यहाँ पे करंट है, ए यानी एरिया। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसकी जो डायमेंशन होने वाली है वो डायमेंशन इसकी अगली क्या हो जाएगी? अगली डायमेंशन इसकी बड़ी ही आसान है, वो हो जाएगी ए इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको इस तरह से ये डायमेंशन हो जाएगी ए एल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीड ऑफ लाइट। देखिए कितनी किसी भी तरह की स्पीड हो, ठीक है, कैसी भी स्पीड हो, हमेशा उसकी जो डायमेंशन होगी एल टी की पावर -1 होगी। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आपको एक्चुअली में डिराइव करनी है कि स्पीड ऑफ लाइट की जो डायमेंशन आएगी वो कैसे आएगी, इस वाले फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं। 1/√μ नोट इंटू एप्सिलॉन नोट। अब यहाँ पे म्यू नोट की वैल्यू रखना, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू रखना, दोनों ही मैं बता चुका हूँ। रिवर्स करके वीडियो को देखना और यहाँ पे वैल्यू रखना, आपको पता चल जाएगी। यानी टर्म यहाँ पे आपस में कट जाएंगे और आखिर में जाके डायमेंशन जो बनेगी एल टी की पावर -1 बनेगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो कुछ ऐसी डायमेंशंस हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें मिलता है इंडक्टेंस, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो डायमेंशन है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 ए की पावर -2, और इसकी जो ट्रिक बन जाती है 12/22 नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही याद रखना है कि नेगेटिव यहाँ पे लगाना है या फिर आखिरी में लगाना है, कैसे लगाना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। 12/22 नेगेटिव ऐसे करके याद दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो दूसरी क्वांटिटी आती है रेजिस्टेंस और इंपीडेंस, दोनों की डायमेंशन सेम होती है। ठीक है, डायमेंशन क्या होती है? एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2, और इसकी जो ट्रिक बन जाती है 12/32 नेगेटिव। देखो 12/32 से देखो बहुत सारी आएंगी, कुछ नेगेटिव आगे आएगा, किसी के नेगेटिव पीछे आएगा। ठीक है, अब देखो रेजिस्टेंस वाले केस में नेगेटिव 12 बाद में आता है पीछे, यानी कि 12/32। ठीक है, हमें पता है कि रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। ठीक है, तो इसका हो जाएगा उल्टा। ठीक है, अब इसमें उल्टा क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे जो टर्म पहले पॉजिटिव थे यहाँ पे बन जाएंगे, उनकी पावर बन जाएगी नेगेटिव। तो m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 3 और a की पावर 2। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा -12/32। ये आपको समझ में आया? ठीक है, ऐसे ही याद रखना, कॉपी में उतारना, नोट्स बनाना, और बार बार अगर आप याद करोगे ना तो आपको पक्का 100% याद हो जाएंगी। ठीक है, अगली आती है
कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर की डायमेंशन होगी m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4, a की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाती है -1242, ठीक है, इसको एज इट इज याद रखना, कैपेसिटर की डायमेंशन होती है -1242, ठीक है। अगला आता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि हम इसे रो से भी डिनोट करते हैं, यह है रो का साइन, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी m की पावर 1, l क्यूब, ठीक है, t की पावर -3, a की पावर -2, ठीक है। और ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी के, यानी कि इसकी भी डायमेंशन बिल्कुल सेम होगी। और रेजिस्टिविटी हमें पता है कि R बराबर होती है रो एल बाई ए, तो इस रो की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। इसकी जो ट्रिक है 1332 है निगेटिव में। अब देखो 1332, यहाँ पे देखो 1232 थी, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यहाँ पे 1332 है निगेटिव में। अब देखो इसका उल्टा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाएगी। यहाँ पे एम एल की जो पावर थी वो पॉजिटिव थी, यहाँ पे निगेटिव हो जाएंगी। यहाँ पे बन जाएगी m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 3 और a की पावर 2। यहाँ पे ट्रिक बन जाती है -1332, ठीक है। यहाँ पे -1332 यहाँ पे ट्रिक बन जाती है और यह आपको एज इट इज ही याद रखना, ठीक है। कई बार आप अगर इनको दोहराएंगे, याद करेंगे, लिख लिख के याद करेंगे तो आपको पक्का याद हो जाएंगे। और देखो नीट जैसे एग्जाम में 1 मिनट में एक क्वेश्चन अगर आपको हल करना है तो वो मेथड से तो बहुत कम होगा, ठीक है। जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसी छोटी छोटी चीजें तो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इन्हें निकालने बैठ जाओ तो काफी ज्यादा टाइम हो जाएगा, 2 या 3-4 मिनट भी लग सकते हैं। तो आपको ये सारी डायमेंशंस जो है आपको एज इट इज ही याद रखनी है, ठीक है। देखिए इंडक्टेंस हुआ, रेजिस्टेंस हुआ, इंपीडेंस और रेजिस्टेंस सेम होते हैं, कंडक्टेंस, कैपेसिटर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी सेम होते हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी, इन सब की डायमेंशन आपको ऐसे ही याद रखनी है, ठीक है। अब देखो यहां तक तो हमारी पार्ट 2 था। अब कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, उसी टॉपिक पे मैं वीडियो लाऊंगा। और यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से, तहे दिल से आपका शुक्रिया, ठीक है, धन्यवाद देता हूं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो चलिए तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।